हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका फिर से इस हमारे चैनल पे। इसमें मैं एक इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ फिर से आपके साथ मिल रहा हूँ। इसमें आज मैं बात करने वाला हूँ कि आपका कॉलेज अलॉटमेंट कैसे होगा, आपका सीएमएल रैंक और कैटेगरी रैंक के आधार पे आपका कॉलेज अलॉटमेंट कैसे होगा। ठीक है, तो यही जानकारी के लिए आइए हम डायरेक्ट एक ब्लैंक पेज पे चलते हैं। तो इसके लिए ये मैं आपको समझाने के लिए यहाँ पे मैं दो तीन एग्जाम्पल कंसिडर करूँगा। तो मैं एक बच्चा एक नंबर कंसीडर करता हूँ। मान लेता हूँ कि इसका जो सीएमएल रैंक है, एक यहाँ सीएमएल रैंक लिखते हैं और यहाँ पे कैटेगरी रैंक लिखते हैं। तो इसका सीएमएल रैंक मान लीजिए 10 है और कैटेगरी रैंक इसका मान लीजिए कि नहीं है। एक बच्चा 2 है, इसका सीएमएल रैंक मान लीजिए कि 500 है और इसका कैटेगरी रैंक हम मान लेते हैं कि 300 है। एक बच्चा 3 नंबर का है दोस्तों, इसका मान लीजिए कि जो रैंक है वो 1000 है और इसका कैटेगरी रैंक मान लीजिए कि 250 है ना। ऐसा हो सकता है एक ओबीसी का होगा, एक ईबीसी का होगा, तो ये ऐसा मत समझ जाइएगा कि ऐसा कैसे हो गया। एक बच्चा मान लीजिए 4 है, इसका रैंक मान लीजिए कि वो जो है 10,000 है, इसका 10,000 है और इसका कैटेगरी रैंक कुछ नहीं है। और एक बच्चा 5 हम कंसिडर करते हैं, इसका जो रैंक है मान लीजिए कि वो 20,000 है, इसका रैंक कितना है 20,000 है और यहाँ पे कैटेगरी रैंक इसका मान लेते हैं हम कि कैटेगरी रैंक इसका मान लेते हैं 8,000 है। तो अब हम मानते हैं, तो ये पहला हमारा एजम्पशन हुआ दोस्तों। हमारा जो दूसरा एजम्पशन है आज का वो कॉलेज है। तो एक कॉलेज नंबर ए हुआ, एक कॉलेज नंबर बी हुआ, एक कॉलेज नंबर सी हुआ, एक कॉलेज डी हुआ। ये हमारा प्रीफरेंस है एक्चुअली। ठीक है, ये एक डी हुआ, एक ई हुआ, एक एफ हुआ, एक जी हुआ और एक एच हुआ। तो मान लीजिए सारे बच्चों का यही प्रीफरेंस है, सारे बच्चे जो है यही प्रीफरेंस दिए होंगे। इस पर आप समझ जाइएगा, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। तो इसमें ये देखिए यहाँ पे मैं ऐसे बना ले रहा हूँ और ये बड़ा आसानी से आप समझ जाइएगा। थोड़ा बस 5 मिनट आप हमको टाइम दीजिए हमारे साथ, अगर आप समझना चाह ही रहें कि कैसे अलाउट होगा। तो देखिए सबसे पहले जो एक नंबर का बच्चा होगा, ठीक है, अब मान लीजिए इसका जो एक नंबर हमारा पहला बच्चा है, इसका कॉलेज का प्रायोरिटी ये है, तो इसका 10 रैंक है, तो इसको तो यहीं पे सीट मिल जाएगा। ठीक है, तो यहीं पे सीट में अलाउट हो जाएगा, यानी कि पहले वाले को कॉलेज ए अलाउट हो जाएगा। पहले वाले को कौन सा कॉलेज अलाउट हो जाएगा? ए। इसके बाद हम 2 नंबर पर आते हैं। तो 2 नंबर का मान लीजिए कि इसमें जो ए नंबर में मान लीजिए सीट फुल हो चुका है सीएमएल में, यानी कि जनरल में। बी नंबर में भी सीट फुल हो चुका है जनरल में। सी नंबर में भी सीट फुल हो चुका है जनरल में। लेकिन इसमें जो इसका कैटेगरी रैंक 3 था, तो मान लीजिए यहाँ पे कैटेगरी में कोई सीट खाली रहेगा तो यहाँ पे इसको अलाउट हो जाएगा। तो इस तरह से 2 नंबर बच्चे को क्या होगा? सी अलाउट हो जाएगा। हमेशा चेक ऊपर से होगा, हमेशा जो बच्चा का भी अलाउट होगा उसका चेक ऊपर से होगा। उसके रैंक के हिसाब से ऊपर वाला अगर कॉलेज फुल है तो उसका नीचे खाली हो जाएगा, चेक अलाउट हो जाएगा। मान लीजिए अब हम 3 नंबर बच्चे पे आते हैं। तो मान लीजिए 1 नंबर का कैटेगरी में भी फुल हो चुका है, इसमें भी फुल हो चुका है। बी नंबर जो अलाउट है ये भी सीट फुल हो चुका है, ये भी सीट फुल हो चुका है, ये भी फुल हो चुका है, ये भी फुल हो चुका है। फिर डी भी फुल हो चुका है, ई भी फुल हो चुका है। तो इस तरह से मान लो कि ई भी फुल हो चुका है, एफ भी फुल हो चुका है। तो मान लीजिए कि 4 नंबर को जी में इसके लिए सीट खाली मिल रहा था, तो इसका 4 नंबर सीट अलाउट हो जाएगा। इसका कितना नंबर सीट हो जाएगा? 4 नंबर सीट, यानी कि जी वाले को 3 नंबर अलाउट हो जाएगा। जी वाले को कितना अलाउट हो जाएगा? 3 नंबर वाले को जी अलाउट हो जाएगा। ठीक है, अब 4 वाला को फिर ऊपर से चेक करते हो तो मान लो ये भी फुल हो गया, 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 ये भी फुल हो गया। तो मान लो कि 4 वाले को यहाँ पे अलाउट हो जाएगा। इसमें मान लो कि इसका फुल हो गया है, नहीं सॉरी, इसमें इसका फुल नहीं हुआ, तो यहाँ पे इसको 4 नंबर वाले को अलाउट हो जाएगा। 4 नंबर वाले को एच नंबर कॉलेज अलाउट हो जाएगा। समझ में आया दोस्तों? यानी कि हमेशा आपको ऊपर से चेक होगा, यानी कि आप जनरल में है, पहले सीएमएल रैंक के हिसाब से चेक होगा। अगर आपका जनरल कैटेगरी में उस कॉलेज में सीट पहला में खाली मिल रहा है तो आपको अलाउट होगा, नहीं होगा तो अगला में चेक होगा, नहीं होगा तो अगला में चेक होगा। तो अगर आपके पास कैटेगरी रैंक है तो जनरल और कैटेगरी दोनों अलाउट होगा। पहले जनरल चेक होगा, जनरल में अगर सॉफ्टवेयर चेक करेगा, जनरल में अगर सीट खाली रहेगा तो सॉफ्टवेयर वहाँ पे आपको रख देगा। अगर जनरल में सीट नहीं रहेगा तो फिर ओबीसी में उस कॉलेज के कोटा में, यानी कि एससी एसटी जिसमें भी आप कैटेगरी में चेक करेगा वहाँ पे आपका सीट खाली होगा तो वहाँ पे रख देगा। अब मान लीजिए 5 नंबर बच्चा पे आइए। 5 नंबर बच्चा का था 20,000 रैंक और ये कॉलेज चुना, इतना ही कॉलेज चुना। तो ना तो ए में सीट खाली मिला, बी में भी नहीं मिला, सी में भी नहीं मिला, डी में भी नहीं मिला, ई में भी नहीं मिला, एफ में भी नहीं मिला, जी में भी नहीं मिला, एच में भी नहीं मिला।
और कैटेगरी में भी इसका जितना कॉलेज चुना उसमें कहीं पे भी इसको सीट नहीं मिला, तो फिर इसको कोई सीट अलाउट नहीं होगा उस फर्स्ट राउंड में, है ना। इसको कोई सीट अलाउट नहीं होगा, क्योंकि ये मान लो कि सीधा सा आप ऐसा समझिए कि एक बच्चा का रैंक आया 10,000 और वो सिर्फ पटना ट्रेनिंग कॉलेज चुन के छोड़ दिया, तो पटना ट्रेनिंग कॉलेज में तो ऑब्वियसली 10,000 में कोई सीट मिलने वाला नहीं है, और वो नीचे में कोई कॉलेज प्राइवेट कॉलेज और गवर्नमेंट कॉलेज चुना भी नहीं, तो उसको कोई सीट अलाउट नहीं होगा, है ना। बहुत ऐसा एक र्यूमर आ गया, हम देखे कि आप जितना कम कॉलेज चुनिएगा उतना आपको फ़ायदा है, ठीक है, कि उसमें कॉलेज अलाउट हो जाएगा। ऐसा कुछ है नहीं, आपके रैंक के हिसाब से अलाउट होगा। अगर आपके ऊपर वाला बच्चा उस कॉलेज का अलॉटमेंट दिया हुआ है, तो अगर वहाँ पे आप फिट नहीं बैठ रहे हैं, ठीक है, यानी कि कोई कॉलेज में मान लीजिए हम ऐसा समझते हैं, एक और एग्जांपल आप समझिए कि मान लो कि हमारा रैंक 500 आया है, ठीक है, और हम पटना सेंट जेवियर कॉलेज ही चुने सिर्फ और सिर्फ, लेकिन हमारे से 500 से पहले जो है, हमारे 500 से पहले कितना बच्चा है, 499 बच्चा है। अब मान लो कि 499 बच्चा में से 499 बच्चा भी संत जेवियर को रखा होगा, तो 499 में से 499 भी अगर संत जेवियर को एक नंबर पे रखा होगा, तो उसमें से 100 को तो वहीं पे मिल जाएगा, है ना। 499 को तो नहीं मिलेगा, जो 1 से 100 तक है उसको मिल जाएगा, है ना। यानी कि पूरा का पूरा सीट अलॉटमेंट जो होगा रैंक के बेसिस पे होगा। तो अब ये 5 नंबर का बच्चा कॉलेज चुना ही नहीं, लेकिन ये कॉलेज लेना चाह रहा था, तो जब कॉलेज लेना चाह रहा था तो इसको जो है स्पॉट राउंड तक के लिए वेट करना पड़ेगा, ठीक है। फर्स्ट सेकंड थर्ड राउंड में किसी में क्या होगा, इसमें कोई चेंजेस नहीं आएगा, इसको क्या करना होगा, स्पॉट राउंड तक के लिए वेट करना होगा। फिर स्पॉट राउंड में ये कॉलेज चुन सकता है, इसको 1 राउंड 2 राउंड और 3 राउंड में अलॉटमेंट नहीं होगा। फिर फर्स्ट सेकेंड और थर्ड राउंड में होगा आखिर क्या, तो देखिए फर्स्ट सेकेंड थर्ड राउंड में होगा क्या, तो ए वाले को तो ऊपर जाने का जरूरत नहीं है, तो ये आपने ऊपर जाने का चॉइस वहाँ पे बंद कर देगा। लेकिन मान लो कि हम यहाँ पे ए नंबर तो ऊपर नहीं जाएगा, लेकिन सी नंबर क्या था, सी नंबर अपने ऊपर भी बी और ए कॉलेज चुन के रखा था, तो सी नंबर ऑप्शन भर देगा कि हम ऊपर जाना चाहते हैं। तो सी को अगर बी में सीट खाली मिल गया, यानी कि कॉलेज अलॉटमेंट के बाद कोई बच्चा एडमिशन नहीं मिला और बी में सीट खाली हो गया, तो सी कहाँ पे जंप करके चला जाएगा, बी में। और मान लो कि ए में भी उस समय सीट खाली रह गया, तो सी डायरेक्टली जंप करके कहाँ पे चला जाएगा, ए में चला जाएगा। सी डायरेक्टली जंप करके कहाँ पे चला जाएगा, ए में चला जाएगा। तो सेकेंड राउंड और थर्ड राउंड काउंसलिंग में बस यही होगा कि आप ऊपर चले जाइएगा, और नीचे वाला जो बच्चा होगा जिसको कॉलेज अलाउट नहीं हो पाया होगा वो अलाउट होगा। हाँ, इस केस में ये 5 नंबर पर रुकिए, एक बात और इसमें हम करेक्शन करना चाहते हैं कि 5 नंबर में भी 5 नंबर को भी सेकेंड और थर्ड में सीट अलाउट हो सकता है, जब मान लीजिए कि एच वाला बच्चा शिफ्ट होकर ऊपर चला गया और एच में एक सीट खाली हो गया, तो एक में सीट खाली हो गया तो फिर से इसको क्या करेगा, कंसीडर करेगा। पहले इसको कंसीडर करेगा, ना कि इसके नीचे वाले रैंक को कंसीडर करेगा, ठीक है। तो फाइनली इसको स्पॉट राउंड में भी एडमिशन का मौका मिलेगा। नहीं तो फिर ये भी क्या करेगा, 5 नंबर का बच्चा मान लो फर्स्ट राउंड में कोई सीट अलाउट नहीं हुआ, तो अपने आप को ये सेकेंड राउंड में भी कंसीडर जब करेगा, तो यहाँ पे मान लो एच वाला सीट वाला बच्चा ऊपर घसक के चल गया, तो एच वाला बच्चा जब ऊपर चला जाएगा तो यहाँ पे एक सीट वैकेंट हो गया, तो वैकेंट हो गया तो पहले 20,000 रैंक वाले को कंसीडर करेगा, ना कि 21,000 रैंक वाले को कंसीडर करेगा। पहले राउंड में मान लो कि 20,000 वाला बच्चा कॉलेज कम चुनने की वजह से नहीं अलॉट हो पाया था, लेकिन 20,000 रैंक वाला बच्चा जितना कॉलेज चुना था उसमें मान लो 10 सीट वैकेंट हो गया, 10 सीट वैकेंट हो गया, तो पहले 20,000 रैंक वाले को ही चुनेगा, इसके बाद फिर उसके नीचे वाले रैंक को चुनेगा। तो इसको भी सेकेंड राउंड और थर्ड राउंड में काउंसलिंग में कंसीडर करेगा, ठीक है। ये बात ध्यान रखिएगा। तो ये बस कॉलेज अलॉटमेंट का यही प्रोसेस है, जो भी होगा वो मेरिट के बेसिस पे होगा, इसमें बहुत ज़्यादा परेशानी आपको लेने का ज़रूरत नहीं है। अगर अभी आपको कोई कन्फ्यूजन्स है तो इसमें फिर से मैं बात करूँगा, ठीक है। इसके बाद दूसरा बात है, बहुत से बच्चों को कन्फ्यूज़न हो रही है डॉक्यूमेंट के बारे में, बहुत बच्चे को किस में कन्फ्यूज़न हो रहा है, डॉक्यूमेंट के बारे में। तो डॉक्यूमेंट के बारे में भी आपको बहुत ज़्यादा अभी परेशान होने का ज़रूरत नहीं है। अभी आपके पास 1 मंथ का टाइम है, तो 1 मंथ में आप आराम से कोई भी डॉक्यूमेंट्स क्या कर सकते हैं, बना सकते हैं। अगर आपको गवर्नमेंट कॉलेज अलाउट होता है तो आपको सारा का सारा डॉक्यूमेंट्स एकदम क्या होगा, आई से चेक करेगा, मतलब नेकेड आई से एकदम अच्छे से देखेगा। लेकिन प्राइवेट कॉलेज अगर आपका अलाउट होता है और प्राइवेट कॉलेज में जब आप एडमिशन लेने जाइएगा तो उतना अच्छे से वहाँ पे चेक नहीं होगा, ये बात आप ध्यान रखिएगा, ठीक है। तो ये बहुत बड़ा इशू नहीं है। आप एक बात यहाँ पे, गवर्नमेंट कॉलेज वाले भी आपको टाइम देंगे, प्राइवेट कॉलेज वाले भी टाइम देंगे, है ना। कोई भी बिना, ऐसा आप मान के चलिए कि अगर डॉक्यूमेंट्स आपके पास कोई डॉक्यूमेंट्स कम रहा है, आप जेन्यून कैंडिडेट हैं, तो आपका एडमिशन कोई रोक नहीं सकता, आपको पर्टिकुलर टाइम दिया जाएगा डॉक्यूमेंट्स। और डॉक्यूमेंट्स के रिगार्डिंग एक वीडियो हमारे चैनल पे अवेलेबल है, जो ऊपर आपके आई बटन में आ रहा होगा, तो वहाँ से आप क्या कर सकते हैं, देख के उसको समझ सकते हैं कि आपको क्या क्या डॉक्यूमेंट्स चाहिए और क्या नहीं चाहिए।
तो यही सब बातों के साथ मैं आज इस वीडियो को एंड करता हूँ। फिर मैं कोई लेटेस्ट अपडेट के साथ आप लोगों के साथ मिलूँगा। हाँ, आज शाम में से हमारा एनटीपीसी का वीडियो जो है वो कंटिन्यू हो जाएगा। रेलवे एनटीपीसी का जो साइंस का था, पहले फिजिक्स का वीडियो कंटिन्यू होगा। इतना दिन डिसकंटिन्यू हुआ, इसके लिए मैं आपको माफ़ी चाहता हूँ जो लोग देख रहे थे। मैं उसके प्रति एक स्ट्रैटेजी बना रहा था। मैं यूट्यूब पे बहुत ज़्यादा सर्च करा, फिर मैं देखा कि बहुत वीडियो अवेलेबल है ना। तो मैं अपने एग्ज़ाम के लिए तो खैर यूट्यूब में वीडियो देखा नहीं था, ठीक है, लेकिन मैं यूट्यूब पे अभी सर्च किया और उसमें देखा, फिर मैं वहाँ से कुछ नॉलेज लिया। फिर मैं सोचा कि इससे अच्छा इम्प्रूवमेंट क्या किया जा सकता है। तो मैं एक इम्प्रूवमेंट के साथ आरआरबी, एनटीपीसी और ग्रुप डी एग्ज़ाम के लिए साइंस का सिलेबस लेके आ रहा हूँ। तो उसको आप ज़रूर से एक बार देखिएगा जो लोग इसके कंटेस्टेंट होंगे। तो इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू। फिर हम लोग मिलते हैं एक नए अपडेट के साथ दोस्तों।